आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। जब हम रेडॉक्स पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन, अभी अगर किताब पलट के देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत सारा पार्ट हम 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाए हुए हैं। तो उसको फिर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया हमने, उसको फिर से पढ़ना है, उसको साथ में लेकर ही कंसेप्ट डेवलप करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दो वर्ड के मिलने से बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री का तो आप मतलब समझते ही हैं, केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है इसमें। जैसे केमिस्ट्री का लिटरल मीनिंग होता क्या है ये समझ लीजिए। ऐसे नहीं कहते हैं कि दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, सुना है कभी? तो दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, मतलब उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कहते हैं कि दो लोगों में क्या केमिस्ट्री पक रही है। तो केमिस्ट्री का एक ब्रॉड मीनिंग है। केमिस्ट्री का सीधा मतलब हम लोग समझते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है, रिलेशनशिप है, कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। केमिस्ट्री का मतलब हुआ ऑल ओवर इंटरेक्शन से। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री हम लोग को पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वगैरह वगैरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने कहा कि इट इज द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि इट इन्वॉल्व्स द relationship between a chemical reaction and electricity। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, विद्युत विच्छेदन किसी चीज़ का। अगर सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक वैसे ही वाटर लिया, प्योर वाटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एसिड या बेस, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ये बातें जो हुई, केमिकल रिएक्शन हमने कराया किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो ये जो पढ़ते हैं हम लोग वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पार्ट हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। तो ये कहलाया इंटरेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शन, कि एक इलेक्ट्रिसिटी पर केमिकल रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट होता है, इसके बारे में जानना हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। और ये उस चैप्टर का पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन को कराने में इलेक्ट्रिसिटी की क्या भूमिका है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो वो चैप्टर कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी to chemical energy and sometimes the conversion of chemical energy to electrical energy। मतलब कि कभी कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन को कैरी ऑन करते हैं
और कभी कभी केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। यही हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में हम लोगों को इसी की चर्चा करनी है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी किसी केमिकल रिएक्शन को कैरी ऑन करने में हेल्पफुल होता है और कैसे एक केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स हम लोग प्रोसेस को दो पार्ट में पढ़े हुए हैं। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही है। एक प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस का मतलब हुआ दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, जो अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। बाहरी किसी भी हेल्प की जरूरत उसको नहीं है, जो अपने आप होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। और वैसा प्रोसेस दैट डू नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। मतलब ये हुआ कि दे रिक्वायर सम एक्सटर्नल एजेंसी, उनको कुछ एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और ये डेफिनेशन है केवल, मैंने ये भी कहा था आपको कि फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है। ये समझाया मैंने। ये है चेंज इन गिव्स एनर्जी, इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है ना। हम एक बात और भी आपको याद दिला देना चाहते हैं कि ये जो डेल्टा जी है वो है अवेलेबल एनर्जी। ये है अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी का मतलब द पार्ट ऑफ द एनर्जी that can be converted into यूजफुल वर्क। जो काम में कन्वर्ट किया जा सकता है वही अवेलेबल एनर्जी है और उसी का दूसरा नाम है गिव्स एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके बाद हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ये बात हम स्टार देकर लिख देते हैं। आफ्टर एवरी spontaneous process, some available energy is obtained। कुछ अवेलेबल एनर्जी जो है वो हमको मिल जाती है। ठीक है ना। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हैं जिसका कलर ब्लू होता है, एक्वस, जिसका कलर कैसा होता है ब्लू, और इसमें हम जिंक अगर डालते हैं तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली ये कॉपर सॉलिड बना के
और जेलिन SO4 बना देता है, और आप जानते होंगे कि इसमें ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, ब्लू कलर डिसअपियर्स हो जाता है। यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात समझे ना? तो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से हमको कुछ एनर्जी मिलेगी। इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू निश्चित रूप से निगेटिव होगा, वी गेट सम एनर्जी। तो हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी that is obtained from the spontaneous chemical reaction can be converted into electrical energy by some modifications. By using some apparatus we can convert this chemical energy into the electrical energy. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन शुरू होगा, ओरिजिन शुरू होगा, और ये हम आपको एक बार समझाया भी, फिर से हम समझाएंगे। तो कहता है कि if we convert this energy into electrical energy, तब हम लोग इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना? और इस तरह के एपरेटस को क्या कहते हैं, याद है आप लोग को? इस तरह के एपरेटस को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, याद होगा। दिस टाइप ऑफ सेटअप, इनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है? वहां लाइट लग रहा है, क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी किससे मिलता है? obtained from a spontaneous chemical reaction, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वह सेल कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं, और यही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात भी पढ़ा जाता है। ये क्लियर हुआ? फिर कहता है कि ऑन द अदर हैंड some reactions are non-spontaneous। कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है एक्वस, हम चाहते हैं उसको सोडियम सॉलिड में और क्लोरीन गैस में तोड़ देना, तो ये अपने आप नहीं होगा। इसको हम, ये जो प्रोसेस है, दिस रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल एजेंसी। इसको हम
कुछ बाहर से मदद की जरूरत होगी उसको, तो वो मदद हम किस रूप में देंगे? When this non-spontaneous reaction is carried out by using electricity, then it will again इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको फिर से हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस तरह के सेल को, इस तरह के सेटअप को, दिस टाइप ऑफ सेटअप is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों सेल आप पढ़े हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा पीछे तो आपको याद आ जाएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, समझे? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको जो बता रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, उसमें ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन से हमको जो एनर्जी मिलती है, गिव्स एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस तरह के सेटअप को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और एक दूसरी बात हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है और उसको हम कैरी ऑन करना चाहते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और वैसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह के सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मीनिंग देयर बाय हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ये हम आपको कहना चाहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावे हमारे बॉडी में, बायोलॉजिकल सिस्टम में जितना भी सिग्नल होता है, सिग्नल मतलब मैसेज का मतलब हुआ रिस्पॉन्स, कि हमको अगर किसी चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा तो तुरंत वहां हाथ पहुंच जाता है। तो मच्छर के काटने का मैसेज जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पहुंचता है, और वहां से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई कमांड देता है, वह कमांड भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में हमारे ऑर्गेन्स तक पहुंचता है। जैसे मच्छर काटा, वो दर्द पहुंचा दिमाग तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में, फिर वहां से दिमाग ने आदेश दिया हाथ को कि तुम जाके मच्छर को मारो, और मच्छर को वहां हाथ जाके मार देता है। तो इस तरह से हम लोग को ये देखना है इसमें कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम also the responses, उसको हम कहते हैं responses are transferred in the form of electronic signals के रूप में ये मैसेज ट्रांसफर होते हैं। वही बताया आपको कि अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, कहीं अगर कोई घाव है, कट गया है, तो उसका जो दर्द हुआ वो मैसेज, जैसे ऑपरेशन करते समय क्या करता है एनेस्थेटिक का डॉक्टर, एनेस्थेसिया का डॉक्टर उसको बेहोश कर देता है। बेहोश करने के समय होता क्या है
कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डोर्मेंट स्टेज में चला गया, वो सो गया था, उसको कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा है, तो आपका हाथ भी काट दे तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो उस केस में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप जगे हुए हैं, थोड़ा सा स्विच होता है तो आपको दर्द होता है, वो दर्द का इंफॉर्मेशन भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पहुंचता है ब्रेन तक, और ब्रेन फिर मैसेज देता है जो भी एक्टिविटी करने के लिए वो ऑर्गेन्स वो एक्टिविटी करता है। तो कुल मिलाकर कहने की बात हुई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा है। देखो, रस्टिंग एक हमारे सोसाइटी के लिए अभिशाप की तरह है। जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स रस्टिंग के कारण ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें दब के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े पुल ब्रिजेज जो है वो गिर जाते हैं, उसमें भी बहुत हानि होती है। तो उस रस्टिंग का भी कारण इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन ही है। हम कह सकते हैं रस्टिंग विच इज बेस्ड ऑन redox reaction and it is an electrochemical process। इस चैप्टर में रस्टिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये रस्टिंग। फिर आप समझ सकते हैं कि फ्यूल सेल नाम सुना है? नहीं। फ्यूल सेल अभी तक के सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला सेल है। जैसे नॉर्मली किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 34 to 40% होता है, लेकिन फ्यूल सेल जो है उसकी एफिशिएंसी 80% तक होती है। फ्यूल सेल में हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के रूप में फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उस फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में खर्च होता है। तो वो फ्यूल सेल हुआ। फ्यूल सेल अभी तक सक्सेसफुली टेस्टेड नहीं है, इसलिए मार्केट में नहीं आया, लेकिन फ्यूल सेल के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। कुछ और भी बातें समझ लीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज। जैसे बैटरी आप लोग अपने आम जीवन में देखते होंगे, बैटरी आता है ए साइज में, डबल ए साइज में, ट्रिपल ए साइज में। इन्वर्टर का बैटरी भी देखा होगा आपने। कैलकुलेटर का बैटरी जिसको बटन सेल कहते हैं। ये सब कुछ बैटरी आपने देखा होगा, और ये सारे के सारे बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, मेरे कहने का लबोलुआब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में चारों तरफ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम चारों तरफ जहां भी देखिए वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। आप अपने आसपास में रस्टिंग देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। आपके घर में बिजली है, पंखा है, टीवी है, रेडियो है, बैटरी है, इन्वर्टर है, सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही रोल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको खूब अच्छे से समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, यूँ कह दीजिए कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स में इसका सबसे पहला स्थान आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें 4-5 चैप्टर्स मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है। जैसे अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। दूसरे चैप्टर में आएगा कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी।
तीसरे चैप्टर में आएगा बैटरी, चौथे में आएगा रस्टिंग, पांचवें में आएगा फ्यूल सेल। मतलब 5 चैप्टर को मिलाकर यह एक बड़ा सा चैप्टर बनाया गया है और इसमें 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है इससे, और न्यूमेरिकल भी इसमें खूब रहता है। एक और चैप्टर आएगा जिसमें न्यूमेरिकल होगा और वह है केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए अब उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना हम लोग को। हम लोगों को ये 2 चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़ लेना, बाकी सब थियोरेटिकल है। हालांकि आप समझते होंगे कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो आसान होता है, मार्क्स लाना आसान है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उसमें सिक्योर कर सकते हैं। तो लेकिन बच्चों को न्यूमेरिकल भारी लगता है, जनरली आप लोग को नहीं भारी लगे, हम दुआ करते हैं। लेकिन इसमें का जो न्यूमेरिकल है वो बड़ा आसान होता है, 1-2 फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे उसको, लेकिन फार्मूला पढ़ने से पहले बेसिक कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गैल्वेनिक से इस टॉपिक से ये चैप्टर शुरू होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गैल्वेनिक से। तो इसको पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में याद आपकी ताजा कर देना चाहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, और रेडॉक्स रिएक्शन पर ही आधारित है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें कहना यह है कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is based on the redox reaction, ठीक है ना। तो एक नाम मैंने अभी लिखा रेडॉक्स, इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक तो होता है रेड और दूसरा है ऑक्स, लाल बैल। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग विद्वान हैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन ये मेरी जब ड्यूटी है मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ऑक्सीडेशन पर बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन जितना हमको यहाँ काम है उतना तो बात करना ही पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन में कहा जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन by an element in its standard state is the oxidation। हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस उसके स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+ सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड। वही अगर सोडियम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करता हो तो ये बनाएगा Na+ गैस और +1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, नॉट द ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, बट दिस इज द आयोनाइजेशन। यह प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन ये हुआ। तो केवल एक बात अगर आप याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है, बशर्ते कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए।
वो अपने रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। मतलब ये कि जो जिस स्टेट में वो रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है उसी स्टेट में वो हो और तब इलेक्ट्रॉन लूज करे, तब हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का ये डेफिनेशन हुआ। लेकिन वैसे जनरली लोग याद रखता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। Conversely, gain of electron by any species is known as reduction। इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन कहलाता है। तो वही बात हुई ना, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, ये क्या बनाता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो इसका यह मतलब हुआ कि Na सॉलिड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, Na प्लस सॉलिड और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो Cl माइनस बन गया होगा। और इन दोनों के बीच में Na प्लस और Cl माइनस करीब आए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हुआ, NaCl बन गया। तो यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हुआ। इतनी बात आपको याद रखनी है। और एक और भी बात कहा जाता है कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है ना आप लोगों को, स्वीटी? हाँ, सौरभ, कंसेप्ट है ना रे? आज पिक्चर ठीक आ रहा है? आज नेटवर्क अच्छा है, धूप निकला हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। तो जैसे हम लोग एक रिएक्शन लिखा करते हैं बार बार, ये मेरा फेवरेट नहीं समझ लेना इसको, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कॉमन है इसलिए मैं लिखता हूँ। और इसमें जिंक हम डाल रहे हैं सॉलिड, तो बना देगा ये Zn-SO4 बना देगा ना, एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। देखो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जिंक का 0 है, जिंक का +2 है, कॉपर का 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाया और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। ऐसे हम लोग तुरंत पता कर लेते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ रिडक्शन हुआ है। तो दोनों ही शब्दों में आप कहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, जैसे इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखा जाएगा तो कॉपर प्लस प्लस लिखा जाएगा और प्लस Zn सॉलिड लिखा जाएगा। ये दे रहा है Zn प्लस प्लस एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड, यही हो रहा है। तो कॉपर प्लस प्लस से कॉपर सॉलिड बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या है, इलेक्ट्रॉन लिया है ना। और जिंक से Zn प्लस बना है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन, यही बात हुई। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इसका ऑक्सीडेशन कब हुआ, किसके कारण हुआ? इसके कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं होता तो जिंक इलेक्ट्रॉन देता किसको? तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए जवाबदेह कौन है? ये। इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ।
और जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका रिडक्शन हुआ मतलब किसके कारण? इसके कारण। तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो एक बात हम आपको यहाँ स्टार देकर लिख देते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself gets reduced। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद में रिड्यूस होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट itself gets oxidized। एक रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा रिडक्शन होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इतना आपको ध्यान में है तो मैं चुटकी बजाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझा दूंगा। चलिए हम लोग अब इसके बेसिस पर चलते हैं। competitive इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कंपेटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो कहता है कि हम दो बीकर लेते हैं। एक बीकर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट का हम एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस किस कलर का होगा? ब्लू। और इसमें जिंक का एक रॉड डालते हैं। इसमें जिंक का एक रॉड डालते हैं, जिंक रॉड। दूसरा बीकर भी लेते हैं और उस दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट लेते हैं। दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट लेते हैं, ZnSO4 एक्वस, और इसमें कॉपर का रॉड डालिए। कॉपर का रॉड डाल दिया। और ये जिंक सल्फेट जो है वो कलरलेस होता है, ये सभी लोग को पता होना चाहिए, ये कलरलेस होता है। कुछ देर के बाद आफ्टर अ व्हाइल ब्लू कलर डिसअपियर्स। ब्लू कलर जो है वो गायब हो जाएगा और बहुत लंबे समय के बाद भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। बहुत लंबे समय के बाद भी इसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो कलर में चेंज होना इस बात को इंडिकेट करता है कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन। कलर में चेंज यह बतला रहा है कि कुछ हो रहा है और यहां कोई चेंज इस बात को इंडिकेट कर रहा है नथिंग टेक्स प्लेस। यहां कुछ भी नहीं होता है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां जो हो रहा है द रिएक्शन, जो होने वाला होगा वो रिएक्शन ही होगा। तो रिएक्शन क्या हो रहा होगा कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है
कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन लिया और उसमें जिंक डाला, Zn सॉलिड, इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो ZnSO4 बना, एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड बना। यही रिएक्शन है, यही अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं कि रिएक्शन यही होता होगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखें, इन आयनिक फॉर्म, कॉपर प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस एक्वस, मेरा डाटा खत्म हो रहा है, समझा? कॉपर सॉलिड और प्लस Zn प्लस प्लस एक्वस, यही रिएक्शन हुआ होगा। चलिए इसी रिएक्शन को उठाकर थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। आवाज आ रही है? तो चलो अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। कॉपर प्लस प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड, Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन देगा, लूजेज। तो जो इलेक्ट्रॉन लिया उसका रिडक्शन हुआ और जो इलेक्ट्रॉन दिया उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसमें दो रिएक्शंस हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन है। हम इसको दो हाफ रिएक्शन में तोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का, Zn सॉलिड, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कॉपर प्लस प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर सॉलिड बना दिया। तो इसमें हमने ये देखा फाइनली कंक्लूजन ये है कि Zn loses electrons to copper plus plus. It means Zn is more reactive than copper. इसका ये मतलब हम निकालेंगे कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तभी ना जब हम दोनों को एक साथ रख दे रहे हैं तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसको? कॉपर को। इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी जिंक अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा है। अब हम इसी को भुनाएंगे कि हम एक ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं जिस सेटअप में कॉपर और जिंक दोनों को हम अलग अलग रखेंगे। कॉपर और जिंक दोनों को हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है? ये डबल में जाते हैं, इसी में रखेंगे। A setup is established in which both the species are
प्लेस्ड सेपरेटली, हम दोनों को अलग अलग रखने वाले हैं। किसको? जिंक और कॉपर को अलग अलग रखने वाले हैं। एक बीकर लिया, इसमें जिंक सल्फेट भर दिया, इसमें ZnSO4 एक्वस भर दिया और इसमें जिंक का एक रॉड डाल दिया, जिंक का एक रॉड डाल दिया। सिग्नल गया नहीं ना अभी? इसमें भरा है कॉपर सल्फेट, दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ, नहीं दिखे तो हमको फोन कर देना, क्योंकि डाटा चला जाएगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा, तुम लोग की आवाज भी नहीं आएगी। इसमें डाला है कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड, और इसमें डाला है जिंक रॉड, जिंक का रॉड डाला है। तो कहता है कि यहां रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होना है? Zn रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Zn प्लस प्लस एक्वस बनाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये कहां चला जाएगा? गोज टू सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा और ये रह जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, एक्यूमुलेटेड एट द रॉड, ये रॉड पे रह गए। आवाज आ रही है ना? हो आ रही आवाज? हेलो, बोलो, आवाज आ रही है? हाँ, अरे बीच बीच में फोन आ जाता है। तो कॉपर सल्फेट का ये तो सोल्यूशन है, हम कहाँ थे? हाँ, ठीक है। अब अगर हम इसको रॉड वायर से जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम वायर से जोड़ देंगे और यहां ये बल्ब लगा देंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो इस पर जमा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो इस पर चिपका हुआ है कॉपर प्लस, कॉपर प्लस, यहां पर रिएक्शन होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसमें कॉपर प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके बनाएगा कॉपर सॉलिड, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर कंटिन्यूअसली होगा, होगा ना अभिषेक? होगा ना फ्लो? तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, याद है ना? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, और जैसे ही ऐसा होगा ये बल्ब जलने लगेगा, देखो बल्ब जलने लगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिला उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, है ना?
तो फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है ना। कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ये बल्ब जलने लगेगा। और हम लोग यहाँ पर अगर चाहें तो गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल करके इसके नीडल में डिफ्लेक्शन को पढ़ सकते हैं और इस तरह से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होने लगी है, समझे। और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी तब इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसी सेटअप को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आया। नाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द केमिकल reaction and it is known as the electrochemical cell। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहेंगे। मोनल कुमारी आई है कि नहीं रे? मोनल हाँ, सॉलिड ब्रिज आएगा, अभी नहीं है। सॉलिड ब्रिज भी आएगा। ये सुनीता कौन है रे? तुम स्वीटी, तुम किस नाम से हो आज? अच्छा, मम्मी के नाम से हो। अच्छा अच्छा, अपना नाम बदल लो सुशांत जी। कैसे बदलते से जानती हैं? अच्छा ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई। प्रियस यहीं पर सॉलिड ब्रिज डालेंगे, समझा। जब करंट नहीं मिलेगा तो सॉलिड ब्रिज यहाँ डालेंगे, तो वो बाद में डालेंगे, कल डालेंगे। कल फिर क्लास होगा, अभी क्लास रेगुलर चलेगा। आज 20 तक कौन कौन आज बनाया है सवाल? सब लोग बनाए हैं? प्रॉब्लम भी हुआ, डाउट भी हुआ? क्या तो डाउट है? अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि संडे को क्लास रखेंगे, समझा। अच्छा, तुम लोग मोनल को खोज रही है रे? मोनल मेरी एक स्टूडेंट है स्कूल की, आज उसको भी कहे थे क्लास ज्वाइन करने के लिए। कोई डाउट इसमें नहीं ना है? इसका जो भी न्यूमेरिकल का क्लास है वो संडे को रखेंगे और संडे को जो भी टाइम होगा सैटरडे को हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अभी क्लास रेगुलर लेंगे, अब चूंकि यही है, अब कोरोना में कहीं जाना है नहीं, कोई काम भी नहीं है, जो काम था सब हो गया मेरा। तो तुम लोग ऐसा करो कि सारा क्वेश्चन बनाओ, कल 20 से 40 तक बनाना। कितना टोटल क्वेश्चन है? कितना? नहीं, ज्यादा होगा।
हाँ 41 है, तो 41 मत बनाना, 10 को बनाना, 20 to 30 बनाना, कल 30 तक बनाना। 30 के बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्विस्टेड, तो 30 तक कल बनाना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मतलब संडे को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल फिर से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, ठीक है ना।